ये जो जिन लोगों के माइक ऑन है वो प्लीज अपने माइक बंद कर लीजिए। ये जो CPSP 21 सीपा 27 रोल नंबर जिनका है वो अपना माइक बंद करें। चलिए, तो आई थिंक आपके जो कोऑर्डिनेटर मैम है वो एक दो लोगों को दिक्कत हो रही है ऑनलाइन ज्वाइन करने में। सो लेट्स सी, वी विल गिव वन और सपोर्ट। भाई ये माइक ऑफ करवा दीजिए CPSP 21 सीपा 27 का। चलिए, ओके। सो चलिए चेहरा भी दिखाई देता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। हाँ, ओके। सो स्टार्ट करते हैं चीजें। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे आई थिंक बोर्ड्स मॉडल की। तो मैंने आपको क्लास के जो नोट्स हैं वो भेजे थे, होपफुली आप सभी लोगों ने देखे होंगे। और किसी को कोई भी डाउट है लास्ट क्लास में तो जरूर पूछे, बोलिए। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो जरूर बताएं लास्ट क्लास तक में। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन, फिर उसके बाद हमने बात किया था बोर्ड्स मॉडल के बारे में। और बोर्ड्स मॉडल की जो इक्वेशंस हैं वो मैंने आपको बताई थी कि कैसे हम सर्कुलर मोशन की इक्वेशंस को डिवाइस कर सकते हैं और उनके थ्रू रेडियस और वेलोसिटीज में फॉर्मूलेज बना सकते हैं। ठीक है, तो अपन लोगों ने रेडियस का एक फॉर्मूला बनाया था लास्ट क्लास में। और किसी को कोई भी डाउट पूछना है लास्ट क्लास में, अगर आप भूल गए हो तो बताइए, तो मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने बताया था बोर्ड्स मॉडल के बारे में। और बोर्ड्स मॉडल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी थी वो थी कि आपका एक न्यूक्लियस है जिसके ऊपर टोटल चार्ज है ZE प्रोटॉन का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और आपका जो इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं किसी nth ऑर्बिट में है जिसकी रेडियस Rn है। ये आपका इलेक्ट्रॉन है जिसका मास Me है। और मान लेते हैं उस रेडियस में उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी Vn है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमें Rn और Vn में रिलेशन भी किसी का एक मिनट रुकिए, मैम कुछ बोल रही है आपकी। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है ज्वाइन करने में, तो वी आर लुकिंग इनटू इट। जल्दी वो लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, तो लास्ट क्लास में आपको कोई डाउट है तो आपने बताया नहीं, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि लास्ट क्लास तक हमने क्या सीखा था, बेसिक आइडिया। सो हम जानते हैं कि अगर मैंने कोई भी एटम ले लिया जिसके अंदर Z प्रोटॉन है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर Z है, और उसके बाद एक nth ऑर्बिट में कोई पॉलीमा जी अपना माइक बंद कर लीजिए। दिक्कतें हैं ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में, थोड़ी दिक्कतें हैं। ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा मजा आता है, ऑनलाइन क्लास में लोग मतलब कंफ्यूज रहते हैं, सवाल कैसे पूछें वगैरह। एनीवे, चलिए। सो nth ऑर्बिट में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास है Me, जिसकी वेलोसिटी है। और उस nth ऑर्बिट की रेडियस में मान लेता हूँ वो है Rn। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि दो मेजर रूल फॉलो करने पड़ेंगे आपको। एक तो आप अगर उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर FPD बनाए तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो लग रहा है सेंटर की तरफ, अगर ये आपका इलेक्ट्रॉन है तो। और दूसरा लग रहा है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो उसे बाहर की तरफ लेके जा रहा है। ऑफ कोर्स अगर इलेक्ट्रॉन को इसी डायरेक्शन में मूव करना है, अपने पॉइंट से नहीं हिलना है,
सेम रेडियस के सर्किल में मूव करना है तो ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। इसके लिए किया था क्या, अहद रहमान जी अपना माइक बंद कर लें। हाँ, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी सर्कुलर मोशन होना है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर आया था, के पहला चार्ज न्यूक्लियस का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन आर एन स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर मोशन में किसके बराबर होता है, एम ई जो मास है पार्टिकल का, ठीक है, उसकी वेलोसिटी वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन के बराबर। ये पहली इक्वेशन थी जो हमने बनाई थी। और दूसरी इक्वेशन जो बोर्न ने दी थी लाइसेंस ऑर्बिट के लिए कि भाई कुछ ऐसी डिस्टेंसेस हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड में तब भी उसे एनर्जी रिलीज नहीं करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये मॉडल बोर्स मॉडल कहलाता है। और उसके बेसिस पे क्या था भाई, उसके बेसिस पे अगला था कि जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, मतलब एम ई वी एन आर एन, that should always be equal to the integer multiple of h upon 2 pi। तो ये दो इक्वेशंस मिली थी आपको, और ये दोनों इक्वेशन में वेरिएबल दो ही है, एक तो vn है और दूसरा rn है, ठीक है। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यही मैं आपको बता रहा था, मैंने लास्ट क्लास में सॉल्व करके भी दिखाया था। आप इन दोनों इक्वेशन का यूज करके और vn और rn की क्या वैल्यू है ये आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने rn की वैल्यू निकाल ली थी, और लास्ट क्लास के हिसाब से आर एन की वैल्यू निकली थी कितनी, आर एन इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड के बराबर, ठीक है। इतना आपको लास्ट क्लास में समझ में आया होगा। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताए, अगर आपको लास्ट क्लास में समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और आपको आर एन की वैल्यू निकाल के दिखा सकता हूँ। इक्वेशन आपके सामने दो है, बोलिए, किसी को कोई को कुछ भी कहना है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। कोई कुछ कहना चाहता है? सर वीएन की वैल्यू निकालना सर। हाँ, वीएन की वैल्यू हम निकालेंगे। एक बार हमने लास्ट क्लास तक का जो समरी है वो मैंने आपको दे दिया। तो लास्ट क्लास में आरएन तक की वैल्यू हमने निकाल ली थी। अब आरएन की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, इक्वेशन 2 में डाल दीजिए, आपको वीएन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो लास्ट क्लास के जो नोट्स मैंने ग्रुप में शेयर किए हैं उसमें मैंने यहाँ तक का पोर्शन आपको बता रखा है, ठीक है। और आर नोट की वैल्यू भी हमने निकाल ली थी, कितनी, 0.529 एंगस्ट्रम के बराबर आता है, ये भी हमने देखा था। चलिए, क्लास वाले लोग भी अब दिखने लग गए, वेरी गुड। चलिए, सो लास्ट क्लास के बाद आगे की बात करते हैं। तो अब हम आर एन की वैल्यू का इस्तेमाल करके वी एन निकाल लेते हैं। हमें रेडियस, भाई अहद रहमान जी, आप जो भी बोलना चाहते हैं, आपका माइक में थोड़ा दिक्कत है, ठीक है, नॉइस बहुत हेलो ज्यादा कर रहा है। सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर बाकी सबको म्यूट कर दूं क्या? नहीं, बाकी सब म्यूटेड ही है, कर दीजिए, लेकिन उन्हें मतलब सवाल तो पूछना पड़ेगा। मतलब वो लोग मतलब अनम्यूट नहीं कर सकते, ऐसे कर दूं तो कोई चैट बॉक्स में वो लोग क्वेश्चंस लिख सकते हैं। मतलब आप अगर पूरी क्लास में रहेंगे क्या, मतलब आप पूरी क्लास मॉडरेट कर रहे हैं क्या? मैं कुछ टाइम हूँ, कुछ टाइम दूसरा काम में भी बिजी हूँ, कभी कभी। तो इसमें दिक्कत होगा ना, अगर मैं बीच में जैसे टॉपिक के बाद सवाल पूछता हूँ, किसी को कोई दिक्कत है तो वो सवाल नहीं पूछ पाएंगे लोग, ये वाला दिक्कत होगा। ठीक है सर, फिर ओके। मैनेज करते हैं भाई, ऑनलाइन क्लास, मतलब कोई भी काम में थोड़े बहुत तो डिफिकल्टीज आती हैं, देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है, बट सवालों को छोड़ा नहीं जा सकता। चलिए, तो अगर मैं इस वैल्यू को यूज कर लूँ, यूजिंग द वैल्यू ऑफ आर एन जो हमने निकाला इन इक्वेशन 2, तो हम अगर सेकेंड इक्वेशन में ही आर एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो मुझे वी एन मिल जाएगा। देखते हैं कितना मिलता है। तो हम जानते हैं सेकेंड इक्वेशन क्या था, एम ई वी एन आर एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। आर एन की वैल्यू आपने क्या निकाला, आर नॉट एक कॉन्स्टेंट एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। यूज कर लीजिए इस आर एन की वैल्यू को यहाँ पर, ताकि वी एन मिल जाए। देखिए क्या मिलता है आपको, आपको मिलेगा एम ई वी एन, आर एन की जगह पे आप लिख दीजिए आर नॉट
n स्क्वायर बाई z एंड दैट इज इक्वल टू NH/2 पाई। देखिए Vn को अलग कर दीजिए, बाकी सबको एक तरफ लेके जाइए, तो आपको क्या मिलेगा, ये एक n स्क्वायर से ये n कैंसिल हो जाएगा, ये बात तो दिख ही रहा है आपको। क्या मिलेगा अपोजिट तरफ, H/2 पाई मिलेगा। ऊपर वाली जो भी टर्म है जैसे ME n ये नीचे चला जाएगा और z जो है वो ऊपर चला जाएगा। आप देख पाएंगे कि h एक कांस्टेंट है, 2 पाई एक कांस्टेंट होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, इन सबको कांस्टेंट की फॉर्म में लिख दीजिए और जो सेपरेट होगा टर्म जो बदल रहा है वो है z और n। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, ये एक नया कांस्टेंट है, इसको आप V0 बोल दीजिए, तो आपको मिल जाएगा क्या, Vn इज इक्वल टू V0 z/n। सो दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। ठीक है, अगर आप कांस्टेंट की वैल्यू डाल के V0 की वैल्यू निकालते हैं, सो दैट विल कम अप्रॉक्स 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। आप देख पा रहे हैं V0 की वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर मैं Z की वैल्यू 1 ले लूं, दैट मीन्स हाइड्रोजन एटम को ले लूं, और फर्स्ट ऑर्बिट ले लूं, n की वैल्यू 1 ले लूं, ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, V0 के बराबर। दैट मीन्स 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट में या किसी भी nth ऑर्बिट में बहुत ही हाई स्पीड से चल रहा है। दैट मीन्स एक सेकंड में 10⁻6 मीटर की रेंज में वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। दैट मीन्स बहुत ही हाई, मतलब मैं कहूँ कि स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन है। ठीक है, ये सेकंड फॉर्मूला आपको मिल गया। फर्स्ट फॉर्मूला ये था ही आपके पास, तो आपने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो बेसिक सर्कुलर मोशन की थ्योरी है फिजिक्स लगा के आपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके दो फॉर्मूलेज निकाल लिए जो आप सीधा याद कर सकते हैं। आपको ये डेरिवेशन याद हो या ना हो उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि इस एटम की इस ऑर्बिट में की रेडियस अगर इतनी है तो बताओ किसी और एटम की, मतलब किसी दूसरी ऑर्बिट में कितनी रेडियस होगी। ठीक है, सो दीज ऑल क्वेश्चंस विल बी, मतलब विल बी सॉल्व्ड बाय ओनली दीज टू फॉर्मूलाज। तो ये दोनों फॉर्मूले को तो आपको बिल्कुल याद कर लेना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले, रेडियस कैसे बदल रही है अलग अलग एटम में और अलग अलग ऑर्बिट में, और वेलोसिटी कैसे बदल रही है अलग अलग एटम और अलग अलग ऑर्बिट में। आप समझिए z की वैल्यू क्या बता रही है, एटॉमिक नंबर। दैट मीन्स अलग अलग एटम, जैसे मैंने आपको बताया था कि बोर्स मॉडल इज वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हाइड्रोजन आ सकता है नॉर्मल, ठीक है, हीलियम प्लस आ सकता है, लिथियम 2+ आ सकता है, बेरिलियम 3+ आ सकता है। तो कुल मिला के z की वैल्यू वेरी कर सकती है। ठीक है, तो अलग अलग z की वैल्यू के साथ रेडियस कैसे बदलती है और स्पीड कैसे बदलती है, यही मेन बात है। ओके, समझ में आई बात? बाकी और भी चीजें हम डिवाइस कर सकते हैं, जैसे हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे ये पता चल गया कि मेरी रेडियस Rn है और मेरी वेलोसिटी Vn है, तो मैं टाइम पीरियड भी निकाल सकता हूँ किसी भी nth ऑर्बिट में। हाँ बोलिए रिजवान हुसैन, आपको कोई डाउट है? बोलिए, हैंड रेज किया है आपने, बताइए। चलिए, तो आपका डाउट नहीं है, आपने ऐसे मतलब क्यूरियोसिटी की वजह से कर दिया होगा, इससे क्या होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको मिले अपने पिछली क्लास के डिस्कशन से, वो दो मिले कि जब किसी भी एटम में जिसका एटॉमिक नंबर Z हो, जिसके न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन हो, और किसी भी nth ऑर्बिट में जिसकी रेडियस Rn है, अगर इलेक्ट्रॉन Vn स्पीड से मूव करता है तो मुझे दो फॉर्मूले मिल जाते हैं। Rn इज इक्वल टू R0 n स्क्वायर बाई Z। अलग अलग n की वैल्यू क्या है, ऑर्बिट का नंबर, फर्स्ट ऑर्बिट तो n की वैल्यू 1 डाल दीजिए, सेकेंड ऑर्बिट n की वैल्यू 2 डाल दीजिए, और Vn की वैल्यू मिलती है V0 nz बाई n। सो ये दो फॉर्मूले आपको मिल रहे हैं, और R0 और V0 की वैल्यू आपको मैंने बता दी है। R0 की वैल्यू निकल के आती है 0.529 एंगस्ट्रम के बराबर, ठीक है, कांस्टेंट है, और V0 की वैल्यू निकल के आती है 2.18। कई कई जगह पे 2.2 भी लिखा रहता है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको बिल्कुल याद कर लेना चाहिए। सो दीज आर द रिजल्ट्स। तो हमने जो इतना आधे घंटे का डिस्कशन किया लास्ट क्लास में और आज की क्लास में मिला के, उसका नेट सम ये है। ठीक है,
अब आप खुद सोचिए फिजिक्स की प्रॉब्लम के हिसाब से कि सर्कुलर मोशन है और सर्कुलर मोशन में कोई भी पार्टिकल आर रेडियस पे घूम रहा है और उसकी स्पीड v है, मैं आपसे पूछूं बताओ एक पूरे रेवोल्यूशन में, एक पूरा चक्कर काटने में, सर्कल तो पूरा बढ़िया बन नहीं रहा मेरे से, ठीक है, बट यू कैन से कि भाई अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, तो आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि अगर आपकी स्पीड v है, आप एम मास के पार्टिकल हैं, अगर आपकी रेडियस r है, तो बताओ एक पूरे रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो टाइम लगता है दैट इज नोन एज टाइम पीरियड, ठीक है। अगर मैं इसको टी से रिप्रेजेंट करूं तो टाइम पीरियड कैसे आप बोल सकते हैं कि भैया एक पूरा चक्कर लगाने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगा, बोलो क्लियर है बात, ठीक है। तो एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगा आप कैसे निकाल पाएंगे, बोलिए। आपको अगर रेडियस पता है तो आपको सरकमफ्रेंस पता है सर्कल की, सरकमफ्रेंस क्या होती है बताइए। सरकमफ्रेंस हो जाती है 2 पाई आर के बराबर। अगर ये रेडियस आर एन है, वेलोसिटी वी एन है, तो सरकमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई आर एन के बराबर। दैट मीन्स एक पूरा चक्कर काटने में आपको इतनी डिस्टेंस तो ट्रेवल करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक सेकंड में आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं बताइए, डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकंड, वो कितना है, आपकी स्पीड के बराबर। आपकी स्पीड क्या है, इतने मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स आपकी स्पीड के बराबर ही डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे, दैट मीन्स v मीटर्स, अगर या v यूनिट्स तो vn यूनिट्स, अगर आपकी वेलोसिटी vn है। तो बताइए टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और एक चक्कर लगाने में 5 मीटर लगते हैं, तो बताइए आपका टाइम पीरियड कितना है, मतलब एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा। तो भाई आप तो एक सेकंड में 50 मीटर घूमेंगे, 50 मीटर, और एक राउंड लगाने में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है 5 मीटर्स, दैट मीन्स आपने एक सेकंड में कितने राउंड लगा लिए, आपने एक सेकंड में 10 राउंड्स लगा लिए, मतलब एक राउंड लगाने में कितना सेकंड लगा आपको, 1/10। समझ में आ रही बात, बोलो, ठीक है। सो टाइम पीरियड को मैं कैसे निकाल सकता हूं, आई कैन से टाइम पीरियड इन nth ऑर्बिट कैन बी सेड टू बी vn अपॉन 2 पाई आर एन। बोले ऐसे लिख पाऊंगा, बोलिए। अनिया जी आप अपना माइक बंद कर लीजिए अगर आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं तो। अनिया जी भाई सभी लोग अपने माइक बंद कर लीजिए, सिंपल सी रिक्वेस्ट है। सानिया जी रोल नंबर 23 CPSP। आप लोग बिल्कुल भी क्लासेस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल समझाया। चलिए फिर आपको मतलब म्यूट करा देने में ही फायदा है। सानिया जी, सानिया CPSP CPA 23। ओके, तो मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं वो ये है कि बताओ टाइम पीरियड क्या इस फॉर्मूले से निकलेगा क्या, क्या मैंने सही लिखा है। टाइम पीरियड मतलब एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। आपकी स्पीड है vn और आपको एक राउंड लगाने में डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है 2 पाई आर एन। मतलब ये सवाल बन गया इस टाइप का कि आपकी स्पीड है मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकंड, और मान लेते हैं एक राउंड लगाने में आपको जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है वो है 5 मीटर पर सेकंड। तो बताइए एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा आपको, किससे किसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको, वेलोसिटी से सरकमफेरेंस को या सरकमफेरेंस से वेलोसिटी को, बोलिए। सरकमफेरेंस से वेलोसिटी को। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो मैंने लिखा है आप लोग जरा ध्यान दीजिए, ये उल्टा लिखा हुआ है,
क्योंकि मैंने वेलोसिटी को सरकमफ्रेंस से डिवाइड किया है, तो इससे तो मुझे मिलेंगे क्या, नंबर ऑफ राउंड्स पर सेकेंड। लेकिन मैं नंबर ऑफ राउंड्स पर सेकेंड नहीं निकालना चाहता, फ्रीक्वेंसी नहीं निकालना चाहता। दिस इज नॉट टाइम पीरियड, दिस कैन बी टर्म्ड एज फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रही बात? तो थोड़ा मैथमेटिकली इतना तो आप लोगों को बेसिक आइडिया रहना चाहिए कि भैया टाइम पीरियड का मतलब क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगल रेवोल्यूशन। तो एक कंप्लीट सर्किल में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आपकी स्पीड है vn, मतलब एक सेकंड में आपको पता है कि आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, और आपको ये भी पता है कि एक राउंड के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए, तो आपकी टाइम पीरियड क्या होगा, आपका टाइम पीरियड होगा एक राउंड में कितना डिस्टेंस चाहिए डिवाइड बाई कितने डिस्टेंस तक आप मूव कर सकते हो, ठीक है। सो टाइम पीरियड विल बी सर्कमफेरेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी। तो फॉर्मूला उल्टा लिखा है मैंने, लेकिन आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान देना चाहिए आपको इस बात पे, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा फ्रीक्वेंसी का, टाइम पीरियड का नहीं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, सरकमफेरेंस, मतलब एक राउंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, ठीक है, डिवाइड बाई एक सेकंड में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। So that will be 2 pi Rn upon Vn. So this is correct. This was not correct. That was the formula for frequency. क्लियर है बात, ठीक है। तो ऑफ कोर्स टाइम पीरियड आपको निकालना है, मान लेते हैं। कोई बोले बताओ nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है इस पर्टिकुलर एटम के, बताओ उसका टाइम पीरियड कितना है, मतलब एक राउंड लगाने में कितना समय लेता है। सो ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट 2 पाई Rn। Rn को आप लिख सकते हैं R नॉट n स्क्वायर बाई जेड, और Vn को आप लिख सकते हैं V नॉट n z बाई n। लिख सकते हैं या नहीं? इसको आप जरा ढंग से सॉल्व कर लीजिए, तो आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा Tn इज इक्वल टू, ऊपर आएगा 2 पाई आर नॉट अपॉन वी नॉट, ये कांस्टेंट है, 2 पाई आर नॉट अपॉन वी नॉट, दिस इज अ कांस्टेंट, और जो डिवाइड में आ रहे हैं एन स्क्वायर बाई जेड बाई एन, तो इन सब में आपको मिल जाएगा एन स्क्वायर बाई जेड बाई एन, तो एन चला जाएगा ऊपर, जेड आ जाएगा यहाँ पे। दैट मीन्स आपको फॉर्मूला मिल जाएगा टी नॉट एन की क्यूब डिवाइड बाई जेड स्क्वायर। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल टू टी नॉट एन क्यूब डिवाइड बाई जेड स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले जो भी आगे के निकलेंगे वो उन्हीं दो स्टैंडर्ड फॉर्मूले के इस्तेमाल से निकलेंगे। ये तीसरा फॉर्मूला है। और जो चौथा फॉर्मूला मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया था, ताकि आप लोग कोई मतलब क्यूरियस हो, मतलब क्यूरियोसिटी हो आपके अंदर, लेकिन आप लोगों में से केवल एक ही आदमी ने बोला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है ये क्या बताएगा कि एक सेकंड में आपके कितने रेवोल्यूशन हो गए, मतलब फ्रीक्वेंसी बताएगा। तो टाइम पीरियड का अपोजिट होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टाइम पीरियड क्या बताता है, एक राउंड लगाने में कितना कितना टाइम लगा। फ्रीक्वेंसी क्या बताता है, एक यूनिट टाइम में कितनी बार आपके राउंड लग चुके हैं, ठीक है। सो दैट विल बी दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा है। सो ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इसका उल्टा होगा, नो डाउट। सो अगर मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फ्रीक्वेंसी इज रिगार्डेड एज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, बहुत ही सिंपल टर्म्स में, एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एफ एन इज इक्वल टू, ठीक है, एफ एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एन। सो दैट विल कम आउट एज 1 अपॉन टी नॉट जेड स्क्वायर बाई एन क्यू, और वी कैन से एफ एन इज इक्वल टू एफ नॉट जेड स्क्वायर बाई एन क्यू। So these are the important formulas which we can derive using Vn and Rn. किसी को अब कोई भी डाउट है, कोई परेशानी है, प्लीज बताएं, बोलिए। कोई कुछ कहना चाहता है? बोलिए। आज तो कोई बोल नहीं रहा, पता नहीं आप लोग क्या है, मतलब आप क्या कुछ कसम खा के आएंगे कि आज हम कुछ ना बोलेंगे? रजाउल हक,
गुलजार अहमद, जो लोग मेरे को सामने सामने दिख रहे हैं, बोलिए। क्लासरूम वाले लोग, ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो एक साथ आप लोग बिल्कुल लिख लीजिए, और ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। डेरिवेशन याद हो या ना हो, बट ये चीज तो याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सवाल ऐसे आ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बेसिक सा सवाल देता हूँ। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? इफ द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन second orbit of hydrogen atom is x unit, calculate the radius of following, ठीक है, पहला। थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, दूसरा पार्ट। सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एटम, सी पार्ट। फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस एटम। चलिए, तो इन तीनों सवालों को सॉल्व करिए आप। बताइए क्या रेडियस होनी चाहिए, ठीक है। आपको गिवन है कि हाइड्रोजन एटम की सेकंड ऑर्बिट की रेडियस x यूनिट है। x की टर्म्स में ही आंसर आपको निकालना है। x कोई भी वैल्यू है, उसको आपको उसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। बट x है, x यूनिट है। आपको 3 केस में रेडियस निकालनी है x की टर्म्स में, ठीक है। निकालिए, जरा कोशिश करिए। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ। सॉल्व करिए सभी लोग अपने अपने आंसर निकालिए। 2 मिनट बाद अपन लोग इनको डिस्कस करते हैं। स्टार्ट हो जाएगी। Jadi banyak bisa kan terus saya dapat tahu orang tahu. Udah begitu kan, itu lucu rezeki lah kita korto.
रेडी है। सारे सही चल रही है। बस आप प्लीज वीडियो टा फॉर কিছু বুঝরা কিছু লিখি अपना सारे देखा सीपीएसपी फर्स्ट रो मैडम, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है। क्वेश्चन सॉल्व करिए। बातें करने के लिए तो पूरा दिन पड़ा है आपके पास। फोन लेके पूरा घर तो जो लोग स्कूल में आ रहे हैं वो लोग तो काफी बात कर रहे हैं। चलिए, तो अभी तक तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। आई थिंक सीपीएसपी में थोड़ी दिक्कत चल रही है। सर सब ठीक है ना? सीपीएसपी सर चलिए, तो किसी का आंसर निकल के आया तो बताइए। तो कोई आंसर देना चाहता है? बोलिए, किसी का भी कोई आंसर आया हो। भाई फॉर्मूला तो एक ही लगना है, रेडियस, क्योंकि हर बार आपको रेडियस के बारे में ही पूछा गया है, तो आपको रेडियस का ही फॉर्मूला निकालना है और वही फॉर्मूला लगेगा जो मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, आर एन इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, बस आपको एक्स की टर्म्स में आप चीज़ों को निकाल देना है, क्योंकि आपको कुछ एक गिवन चीज़ है एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है और उस एक्स के टर्म्स में हम अलग अलग सवालों को कैसे, मतलब जो सवाल दिए गए 3 केस, उनको कैसे निकाल पाएंगे। तो बेसिक सा मैथमेटिक्स है। बोलिए, कोई किसी का जवाब आया तो बताइए, नहीं आया तो मैं आपको 1-2 मिनट और देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको ट्राई करने ही पड़ेंगे। अगर मैं ही सवाल सॉल्व करता रहूँगा तो एग्जाम में तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ आपके साथ, सवाल आपको सॉल्व करने हैं, तो आप सवाल सॉल्व करिए, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी।
चलिए, तो बहुत टाइम हो गया, अब तक सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहला केस है तो इसलिए मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो आपको गिवन क्या है? सबसे पहले जब भी आपको कोई सवाल गिवन होता है, सवाल आपके सामने होता है, तो आप सवाल को पढ़िए, पढ़ के उसमें जो जो चीजें गिवन है उनको लिख लीजिए। तो क्या गिवन है? द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो सर इससे पता चलता है हाइड्रोजन एटम। ठीक है, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू क्या हो गई? 1। और सेकंड ऑर्बिट की बात कर ली, मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई? 2। दैट मीन्स ये दो वैल्यू हमें गिवन है, और इन दोनों के हिसाब से या इन दोनों के बेसिस पे जो रेडियस है वो कितनी निकल के आ रही है? x यूनिट। तो आप इन दोनों वैल्यू को डाल दीजिए एज पर द गिवन वैल्यू। गिवन यू, आपको रेडियस गिवन है, रेडियस है x के बराबर, दैट इज इक्वल टू r नॉट। एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? सेकंड ऑर्बिट 2 स्क्वायर, और z की वैल्यू कितनी है? हाइड्रोजन एटम 1। दैट मीन्स ये पता चल गया कि x की वैल्यू 4r नॉट के बराबर है। So this is the important thing that you have calculated. कि x is equal to 4r naught। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है भाई, जाहिद भाई आप एकदम लेट पे क्लास कर रहे हो यार, हैं? पूरा मतलब सवाल सॉल्व कर लो यार बैठ के, हैं? आप लेटे हुए एकदम आनंद ले रहे हो। जाहिद अहमद, हैं? जाहिद भाई थोड़ा बैठ के क्लास किया करो, थोड़ा सॉल्व करो सवाल, थोड़ा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा बेटर है। चलिए, सो आर एन इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड आपके पास है। तो यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू मिल गई 4r नॉट। ईपीएसपी वाले लोग, अगर आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो अपना माइक बंद कर लीजिए, एटलीस्ट मेरी बात सुनाई देगी। अभी आपका नॉइस आ रहा है। ईपीएसपी, हाँ, तो पहला जो पार्ट है वो तो आपको मिल गया, x इज इक्वल टू 4r नॉट। अब हमें बाकी पार्ट्स को सॉल्व करना है। x और r नॉट के बीच में रिलेशन आप निकाल चुके हैं गिवन वैल्यूज के हिसाब से। तो अब बाकी सेकंड पार्ट क्या है भाई? थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू कितनी है? हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू अगेन 1 है। 1। थर्ड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, अब आप फिर से फॉर्मूला लगाइए फर्स्ट केस के लिए। तो फर्स्ट केस के लिए आप बोलेंगे ए पार्ट के लिए z की वैल्यू है 1, n की वैल्यू है 3। सॉल्व कर लीजिए, सो आपको मिलेगा r3 इज इक्वल टू r नॉट, क्या था फॉर्मूला? n स्क्वायर बाई z। सो दैट इज r नॉट, n स्क्वायर हो गया 3 स्क्वायर बाई z, z की वैल्यू हो गई 1। सो दैट इज इक्वल टू 9r। ठीक है, अब आर नोट की टर्म्स में तो आंसर देना नहीं है आपको आंसर देना है एक्स की टर्म्स में, क्योंकि वही आपको गिवन है। तो आप आर नोट और एक्स में रिलेशन पहले से जानते हैं। आर नोट की वैल्यू कितनी है? एक्स बाई 4। तो यूज कर लीजिए एक्स बाई 4 की वैल्यू आर नोट की जगह। तो आपको मिल जाएगा 9x बाई 4। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है भाई? सेकेंड पार्ट में है सेकेंड ऑर्बिट, मतलब n की वैल्यू हो गई 2, लेकिन हीलियम प्लस एटम है। हीलियम प्लस के लिए z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 2। दैट मीन्स n भी 2 है, z भी 2 है। दैट मीन्स इसके लिए आप जब वैल्यू डालेंगे तो z भी 2 हो गया, n भी 2 हो गया, दोनों ही 2 है। तो r2 की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी? r नॉट z स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर डिवाइड बाई z मतलब 2। सो दैट इज इक्वल टू 2r नॉट। और r नॉट की वैल्यू कितनी है? x बाई 4, जैसे कि हम पहले ही निकाल चुके हैं रिलेशन, तो हम यूज कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x बाई 4 मतलब x बाई 2। सो r2 विल बी x बाई 2। ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। किसी को कोई भी दिक्कत? ठीक है,
सिमिलरली थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं, सी पार्ट, उसमें फिर से आपको निकालना है एन और जेड। क्या अब आप सी पार्ट निकाल सकते हैं? चलिए निकालिए, 2 पार्ट मैंने आपको बता दिए, तीसरा पार्ट आप सॉल्व करके दिखाइए। चलिए 1 मिनट देता हूं मैं आपको, थर्ड पार्ट निकाल के दिखाइए। बताइए थर्ड पार्ट में जेड की वैल्यू कितनी है और एन की वैल्यू कितनी है, बोलिए। थर्ड पार्ट के लिए जेड की वैल्यू कितना है? 3 सर, 3 सर 3। 3 बिल्कुल सही बात है, लिथियम। और एन की वैल्यू कितनी है? 4 सर। 4। चलिए तो यूज कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्मूले में और सॉल्व करिए। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू है 3 एंड एन की वैल्यू है 4। सॉल्व करके बताइए जरा कितना आ रहा है एक्स की टर्म्स में आंसर। तो क्या आएगा, R4 इज इक्वल टू R0 एन स्क्वायर बाई जेड। सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, R0 एन स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर डिवाइड बाई जेड है 3, सो आ जाएगा कितना, 16 R0 बाई 3। और R0 की वैल्यू कितनी है, x बाई 4, तो दैट इज 16x बाई 4 इंटू 3। सो 4 से 4 कैंसिल, मतलब 16, तो ये कितना आ जाएगा, 4x बाई। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस टाइप के सवाल बिल्कुल आ सकते हैं। आप लोगों का आंसर यही आया होगा, बोलिए क्लियर है? ओके, Yes, sir. तो बस यही है, इस टाइप के सवाल बिल्कुल सॉल्व होते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि आप चाहे ये इक्वेशंस जो शुरुआत में लिखी थी ये आपको याद रहे या ना रहे, उससे उतना नुकसान नहीं है जितना नुकसान ये याद नहीं रहने से होगा। दैट मीन्स आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले 1, 2, अगर ये 2 ही याद होंगे तो आप बाकी फॉर्मूले इनकी टर्म्स में निकाल सकते हो, ठीक है? क्योंकि जो जो थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला है वो तो इन्हीं दोनों से बना है, ये और ये, ठीक है? तो कुल मिला के ऐसे सवाल बिल्कुल आ सकते हैं। रेडियस, जैसे अभी मैंने रेडियस के बारे में पूछा, कोई वेलोसिटी के बारे में पूछ सकता है, कोई टाइम पीरियड के बारे में पूछ सकता है। तो अलग अलग तरीके से सवालों को रखा जा सकता है, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। ये फॉर्मूले आपको जरूर याद करने चाहिए जितना मेरा आपसे बोलना है, ठीक है? नॉट ओनली दिस, हम यहीं पे नहीं रुक सकते, क्योंकि अभी तक हमने क्या क्या डिफाइन किया। हमने रेडियस डिफाइन कर लिया, वेलोसिटी डिफाइन कर ली, टाइम पीरियड डिफाइन कर लिया, फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर ली, लेकिन एक चीज अभी भी रह गई, एनर्जी, ठीक है? तो अगर मैं एनर्जी को डिफाइन करूं यूजिंग द सेम प्रिंसिपल ऑफ बोर्स मॉडल, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में 2 कंपोनेंट होंगे। एक तो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपोनेंट, क्योंकि चार्जेस हैं, ठीक है? न्यूक्लियस फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो एक तो उसका होगा पोटेंशियल एनर्जी, जो कि होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? और दूसरा होगा कौन सा, क्योंकि वो मूव कर रहा है, तो कोई भी पार्टिकल एम मास का अगर 20 स्पीड से मूव करता है तो ऑफ कोर्स खाली एनर्जी माइक बंद कर दीजिए। तो कोई भी पार्टिकल एम मास के अगर v स्पीड से मूव करता है तो हम जानते हैं कि किसी भी मूविंग पार्टिकल के अंदर एक एनर्जी तो होती है, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो जब इलेक्ट्रॉन अपने एटम के अंदर है तो उसके पास 2 टाइप की एनर्जी है। एक तो है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मोशन दिखा रहा है, और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड में या न्यूक्लियस के प्रभाव में घूम रहा है, आप बोल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि न्यूक्लियस उसको बाइंड करके रख रहा है, तो न्यूक्लियस यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से उस इलेक्ट्रॉन की एक तो होगी कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी होगी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? तो हम ये जरूर बोल सकते हैं कि अगर मैं एनर्जी के एस्पेक्ट में बात करूं तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन can be termed as the summation of 2 kind of energy. One will be the potential energy of electron, that is electrical in nature, plus the kinetic energy of electron. ठीक है? Potential energy and kinetic energy. This is completely electrostatic in nature. This is what? This is due to motion. क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। समझ में आ रही बात? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हम सब जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ
अगर m मास का पार्टिकल v स्पीड से मूव करता है तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², होती है नहीं? ठीक है, तो किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन vn स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम सीधे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था वो हमने देखा था सबसे पहले लास्ट क्लास में। ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K(Q1Q2)/r²। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से ही क्या निकल के आता है? अगेन क्लास 12 फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में आपको ये सिखाया जाएगा, तो अभी हम सीधा फॉर्मूला ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये देखा गया है कि अगर एक चार्ज है आपके पास Q1 और दूसरा चार्ज है आपके पास Q2, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज K(Q1Q2)/r, जहाँ पे अगर r क्या है? चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट बेसिक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फोर्स कितना होता है? K(Q1Q2)/r², लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? K(Q1Q2)/r। ठीक है, ये फॉर्मूला बिल्कुल आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 फिजिक्स, वहां पे आपके सर आपको ये फॉर्मूला प्रूफ भी करवा देंगे। ठीक है, हम तो अभी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं नहीं, हम तो केवल उसका इस्तेमाल करेंगे अपने जब भी जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे। तो ऑफ कोर्स हम डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला का डेरिवेशन वगैरह, फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे डिराइव हुआ, ये आपको फिजिक्स वाले सर बता देंगे क्लास 12 में। तो तब तक के लिए आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो चैप्टर है वो तो अभी है, तो हमें उस चैप्टर के हिसाब से अपने बेसिस बना लेने चाहिए। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं उसी एटम के अंदर। तो एटम के अंदर हमारे पास क्या था? Ze के बराबर प्रोटॉन्स थे। अगर Rn रेडियस पे हमारा इलेक्ट्रॉन जिसका मास है Me, वो अगर Vn स्पीड से घूम रहा है तो ऑफ कोर्स मैं बोल सकता हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो एनर्जीज हैं। पहली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो किसके बराबर होगी? हाफ mVn² के बराबर होगी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। बोलिए। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी? तो वो होगी Q1 कितना है? Ze। Q2 कितना है? E/Rn, अगर रेडियस Rn है तो। ये सेकंड है। इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको अभी समझ में आनी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और किसी भी चीज का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर कोई चीज चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में हमेशा क्या आएगी? नेगेटिव। क्यों आएगी नेगेटिव? क्योंकि ये जो चार्ज है न्यूक्लियस का ये पॉजिटिव है और जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज क्या है? नेगेटिव है। प्लस इंटू माइनस, कोई भी वैल्यू हो हमेशा क्या आता है? माइनस। इतनी बेसिक मैथमेटिक्स तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, 5 इंटू -2 करोगे तो आंसर आएगा -10। ठीक है, दैट मीन्स ये बात पक्का है कि काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव बट पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है, तो जो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या मतलब ग्रेटर देन 0, या ये हो सकते हैं, हो सकते हैं, या फिर नेगेटिव। ठीक है, तो ये 3 केस बन सकते हैं टोटल एनर्जी का, क्योंकि टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो इन दोनों का सम है। ठीक है, अब ये भाई साहब पॉजिटिव है, ये भाई साहब नेगेटिव है, तो ये डिपेंड करता है कि भैया नेगेटिव वाला -20 हो, ये +10 हो, तो ओवरऑल -10 रहेगा। अगर नेगेटिव वाला -10 हो और ये +20 हो तो फिर ओवरऑल +10 हो जाएगा। और अगर ये -10 हो और ये भी +10 हो तो 0 भी हो सकता है। सो एनी केस कैन बी देयर। बट इतनी चीज तो आपको हमेशा समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ही अट्रैक्शन वाले फोर्स में है। जब तक आप फ्री नहीं हो तब तक आप क्या हो? दूसरे पे डिपेंडेंट हो। दैट मीन्स तब तक आपकी एनर्जी क्या है? नेगेटिव है।
समझ में आई बात? बेसिक आइडिया है। जैसे मैं आपकी बात करूं, ठीक है, अभी तक आप केवल और केवल स्टूडेंट हैं। टिल नाउ इन योर लाइफ आपने अभी तक कुछ भी, क्या कहते हैं, मैं बोलूं कि खुद का कुछ नहीं किया है। अभी तक आप दूसरों के सपोर्ट सिस्टम पे ही चल रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे समझो इसको। भावनाएं क्या बोल रही है, शब्दों में पे ध्यान मत दो, भावनाओं पे ध्यान दो। मैं अगर आपकी बात करूं तो अभी आप इलेक्ट्रॉन के जैसे हो। क्यों? क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के बताए हुए रास्ते पे, अपने टीचर्स के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक है, आपने खुद का अपना कोई रास्ता नहीं बनाया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपनी मन मर्जी से नहीं भाग सकता। इलेक्ट्रॉन बोले कि मैं जा रहा हूं, आज मेरा मूड खराब है, और भाग जाए एटम छोड़ के, दैट इज नेवर पॉसिबल। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज बी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। जब आप किसी दूसरे के अट्रैक्शन या दूसरे के फोर्स फील्ड में रहते हो तो आपकी एनर्जी कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात? आपकी एनर्जी हमेशा क्या होगी? नेगेटिव। आप ऐसे समझो, जैसे मैं बाउंड कब होऊंगा, मतलब बहुत सारे तरीके हैं। चलिए, सबसे आसान चीज होती है पैसे वाली, तो पैसे समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपने मेरे से कुछ पैसा उधार लिया, मान लेते हैं आपने मेरे से 1000 रुपया लिया। ठीक है, दैट मीन्स यू आर बाउंड टू मी। जब भी मैं आपके सामने से गुजरूंगा, आई कैन अट्रैक्ट यू, इधर आओ, मेरा पैसा कहाँ है बताओ। आपको बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते। समझ में आ रही बात? वैसी ही है इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स उस केस में आपकी एनर्जी क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि आपने मेरे से कुछ एनर्जी उधार ले रखी है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? तो नॉर्मल कॉमन एग्जांपल से समझिए। इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने सुना होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? उसने अपनी एनर्जी जीरो कर ली, मतलब वो नेगेटिव से अपनी एनर्जी बढ़ाते बढ़ाते गया। जब उसकी एनर्जी जीरो होगी ना भाई, तब हम उसे बोल पाएंगे कि वो न्यूक्लियस के इफेक्ट से गायब हो गया, मतलब न्यूक्लियस का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहा। दैट मीन्स वो अब एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रही बात? ओके, तो इसी चीज को समझिए कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती। और ये चीज एक्सपेरिमेंटली भी और फॉर्मूले से भी निकल के आती है। समझ में आई बात? ओके, जब हम फॉर्मूले बनाएंगे टोटल एनर्जी के, तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से डबल आएगी, ज्यादा आएगी। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जब तक एटम के अंदर का पार्ट है, जब तक हमने उसे आयनाइज नहीं किया है, तब तक के लिए आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी नेगेटिव है। समझ में आ रही बात? क्योंकि वो जिस दिन वो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। जाओ ना। फरदीन खान बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, कुछ कहना चाहते हैं फरदीन खान? बोलिए। नहीं सर। चलिए, ओके। सो इस चीज को समझिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हर जगह यूज होता है। ठीक है, आपकी एनर्जी एट प्रेजेंट नेगेटिव है, लेकिन जब आप अपना खुद का कैरियर बना लेंगे, आपकी खुद की एक एग्जिस्टेंस होगी, जब आपको अपनी एग्जिस्टेंस को बताने के लिए किसी और का नाम नहीं लेना पड़ेगा, तब आपकी एनर्जी पॉजिटिव या जीरो में मान सकता हो। बट एट प्रेजेंट आप सभी लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कोई ना कोई स्किल डेवलप कर रहे हैं, अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक आपको कोई पे आउट नहीं हुआ है। आप 12 साल से मेहनत कर रहे हो या 10 साल से मेहनत कर रहे हो, ठीक है, एक सिस्टम में, किस काम के लिए? कि एक ना एक दिन आपकी खुद की एग्जिस्टेंस हो। इलेक्ट्रॉन की खुद की एग्जिस्टेंस नहीं होती है, किसकी होती है? एटम की। अगर हम इलेक्ट्रॉन को एटम से अलग कर दें तो वो अपने आप डाई आउट हो जाता है। हाफ लाइफ 8 मिनट्स है कैथोड रेस का। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए। ठीक है, और ये चीज जैसे मैंने शब्दों में बोल दिया है, वो चीज मैथमेटिकली प्रूव भी होती है, जो मैं यहाँ पे प्रूव करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी भी निकालूंगा, काइनेटिक एनर्जी भी निकालूंगा, और देखूंगा कि कौन ज्यादा है कौन कम है, ओवरऑल टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी आएगी। ये हमें प्रूव करना है आज, ये हमारा काम है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है आपके सामने, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है जो मैंने फिजिक्स से ले लिया है। अब फिजिक्स में फॉर्मूला कहाँ से आता है वो आपके फिजिक्स वाले सर अगले साल, मतलब जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी आप मान लीजिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी मेरी बात पे यकीन करिए, और ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, कि जब भी दो चार्ज आर डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन आर के बराबर होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी। देखते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है।
और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेम तरीका, सेम टू सेम, मेरे पास एक एटम है, Z प्रोटॉन है, Rn डिस्टेंस पे मेरा इलेक्ट्रॉन है, Me उसका मास है, Vn उसकी वेलोसिटी है। अब मैं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालूं इलेक्ट्रॉन की, तो वो कितनी आएगी, K ZE इंटू E अपॉन Rn। और ये बात पक्की है कि ये नेगेटिव साइन के साथ आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका ये है पॉजिटिव और ये महाराज है नेगेटिव। ठीक है, तो सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी इसी चीज से प्रूव होता है। क्योंकि अपोजिट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब एनर्जी कम, एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। तो डिस्टेंस अगर घटेगी तो नेगेटिव में चीज बढ़ेगी, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज रिपेल करते हैं। एनीवे, वो फिजिक्स वाले सर आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। ये है बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, के जेड ई इंटू ई अपॉन आर एन, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो याद करिए, जब हमने बेसिक प्रिंसिपल लगाए थे, फर्स्ट वाला, देखो ये देखिए इसको जरा ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं आर एन से आर एन कैंसिल कर दूं, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यही सेम फॉर्मूला मैं उठा लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसी फॉर्मूले को उठा लेता हूँ ताकि हमारी जिंदगी आसान हो जाए। ठीक है, तो मैं ये जानता हूँ कि एज पर सर्कुलर मोशन मैं जानता हूँ कि के जेड ई इंटू ई अपॉन आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम ई वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन। आप क्लियरली देख पाएंगे कि अगर ये आर एन से आर एन कैंसिल हो सकता है नहीं, और ये आ जाएगा आपका के जेड ई इंटू ई अपॉन आर एन, एंड ये आ जाएगा एम ई वी एन स्क्वायर। आप क्लियरली देख सकते हैं ये चीज ही क्या है, दिस थिंग इज रिप्रेजेंटेड बाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। है या नहीं, बोलिए, क्लियर है? देख लो यहाँ फर्स्ट से। ओके सर, क्लियर। ठीक है, और ये चीज क्या है भाई साहब, इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ हाफ एम ई वी एन स्क्वायर, लिख सकते हैं। और ये चीज क्या है भाई साहब, बताइए क्या है ये इलेक्ट्रॉन की Kinetic energy. kinetic energy सर। काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स अगर इसी इक्वेशन से को आप बेस बना ले तो एक चीज तो प्रूव होती है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं साइन भी इंक्लूड कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस के साथ है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड दैट यू शुड रिमेंबर। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन जो कि एटम के अंदर है उसके अंदर 2 एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव है, बट पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज -2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव है और ये चीज हमेशा नेगेटिव। इतनी इतनी बात आप सब लोगों को एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये रिजल्ट आप कभी मत भूलिए, चाहे आप थ्योरेटिकल कोई एस्पेक्ट भूल जाएं, मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन ये चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ओवरऑल एनर्जी तो नेगेटिव होनी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का भी 2 गुना है विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, प्लीज बताएं। सर लास्ट पॉइंट प्लीज एक बार फिर से बताइए। देखो बता रहा हूँ, देखो ये फॉर्मूला वही है जो हमने यूज किया था आर एन बी एन के फॉर्मूले निकालने में, है या नहीं? ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, असीफुर रहमान भाई हाँ हाँ बोलते जाइए क्योंकि आपको समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, सर बोलिए। तो ये वही फॉर्मूला है जिसमें ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है या नहीं? इसी हाँ चीज जी। को ढंग से लिखे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगी माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और ये हाँ चीज है जी। एम ई वी एन स्क्वायर। एम ई वी एन स्क्वायर में 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हाफ एम ई वी एन स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स हाँ आई कैन से
the potential energy of electron is always equal to 2 times of the kinetic energy of electron. Okay, sir. समझ में आई बात? हाँ, And sir, हाँ. kinetic energy बिल्कुल. is always positive, so potential energy is always negative. ठीक है? ठीक है. तो इससे हमें ये चीज मिल गया कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड वी ऑल नो दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो आप कैसे भी करके लिखिए इसको. आप अगर पोटेंशियल एनर्जी को डाल देते हो तो आपको मिलेगा -2 KE प्लस KE. दैट मीन्स टोटल एनर्जी माइनस के ही इक्वल टू -KE, और that is equal to PEE divided by 2. ठीक है, बोल सकते हैं. ओके, तो क्योंकि -KE किसके बराबर है? KE इज इक्वल टू PE डिवाइड बाई 2, वही निकल के आएगा. ओके, समझ में आई बात? अब एग्जैक्ट वैल्यू कितनी निकलेगी उसके लिए आप कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए. KE वाला ही इस्तेमाल कर लीजिए, बेटर है. ठीक है, क्योंकि KE वाले से एकदम समझ में आ जाएगा आपको. तो टोटल एनर्जी nth ऑर्बिट में किसी भी एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम में कितनी होगी? सो टोटल एनर्जी को अगर मैं मान लूँ En nth ऑर्बिट में, सो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ me Vn स्क्वायर. लिख सकता हूँ या नहीं, बोलिए आप सभी लोग. Yes, sir. वेरी गुड. सो दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ En इज इक्वल टू -1/2. ठीक है, me तो कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं. Vn को क्या लिख सकते हैं आप? Vn इज इक्वल टू V0, क्या था? Z/n. यूज कर लीजिए इसको, क्या मिल जाएगा आपको? V0 Z/n का स्क्वायर. क्या आएगा? -1/2 me V0 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर. ये भी एक कांस्टेंट है, V0 की वैल्यू भी कांस्टेंट है, वो भी एक कांस्टेंट है, और माइनस को भी इंक्लूड कर लीजिए या माइनस को अलग रहने दीजिए. फॉर्मूला क्या मिलेगा? माइनस, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू जो एक नया कांस्टेंट है उसको मैं लिख सकता हूँ E0 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. ठीक है, अगले पेज पे और थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ. तो आपको मिलेगा nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी है माइनस ऑफ E0 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर. E0 की वैल्यू कितनी निकल के आती है? E0 की वैल्यू निकल के आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू 1. सो दैट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स. ठीक है, ये इसको आपको याद रखना पड़ेगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ठीक है, इतने समझने में किसी को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि आगे का सारा टॉपिक इसी सेम चीज पे के ऊपर बेस्ड है. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, सेकंड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट पे जाना वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा, वो सब इसी फॉर्मूले से ही निकल के आते हैं. तो प्लीज बताइए, देख लीजिए, मैं पिछला पेज आपको दिखा देता हूँ. हेलो, मॉर्निंग. काम करिए, 2 बजे नहीं, थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा, क्योंकि आज फ्राइडे था ना, तो आज क्लास थोड़ा 9 बजे से स्टार्ट हो गया, तो 12 साढ़े 12 तक खत्म हो जाएगा. तो आप मान लीजिए 1:30 बजे या 1:15 के लगभग भेज दीजिए. हाँ, ठीक है, ठीक है. ओके, बोलिए, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं. सर वो -12 me Vn का लाइन समझे नहीं. कौन सा वाला?
सर वो टोटल एनर्जी का तो ऊपर देखो ना, ऊपर क्या है, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बराबर है या नहीं, ठीक है, ओके। हाँ सर। और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर था, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है इसी फॉर्मूले से कि पोटेंशियल एनर्जी निकल के आया था -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर। मैं इस चीज को वहां पे इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो ये दोनों को जोड़ दिया तो -2 + 1 तो -1, मतलब टोटल एनर्जी सेम एज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये फॉर्मूले का आपको यूज करते हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया, बोलिए, ठीक है। सर उसका नीचे का लाइन सर समझे नहीं। उसके नीचे का लाइन तो सीधा हमने यूज कर लिया, काइनेटिक एनर्जी, कोई भी m मास का पार्टिकल अगर v स्पीड से मूव करे तो टोटल एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv²। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है, उसका मास है mn, उसकी वेलोसिटी है vn, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसकी, हाफ me vn², ये नहीं, हाँ सर। हाँ, तो हमने सीधा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, और फिर Vn की जगह पे हमने फॉर्मूला डाल दिया, जो फॉर्मूला हमने बनाया था nth ऑर्बिट वाला, कि किसी भी nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक, आंसर आ गया आपका। इसी को मैंने सॉल्व कर लिया, तो ये me v0², ये तो me कांस्टेंट है, आप जानते हैं me की वैल्यू कितनी होती है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, v0 की वैल्यू कितनी होती है, 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ये दोनों वैल्यू डाल के आपको E0 मिल जाएगा, तो E0 जो है वो कितना मिलता है, इतने के बराबर मिलता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी रेंज में होता है, इस रेंज में होता है 1.6 × 10⁻19। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको मिला, ठीक है, वो आपको मिल गया। इकराम हुसैन आप बोल रहे हैं, इकरामुल हुसैन, प्लीज से द पेज नंबर इन बुक। तो भैया कौन सी बुक की बात कर रहे हो आप, मेरी समझ में नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी की बात कर रहे हो तो एनसीईआरटी में इतना लंबा डिस्कशन नहीं होगा, एनसीईआरटी में सीधा लिख दिया होगा ये फॉर्मूला, En इज इक्वल टू -E0 z² / n²। एनसीईआरटी में समझाने वाले, सर हाँ बोलो। EN का मतलब क्या है, मतलब EN से हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? EN से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं भैया कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी भी एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में nth ऑर्बिट में है, जी सर। जिसकी रेडियस है Rn, जिसकी स्पीड है Vn, तो उसकी एनर्जी कितनी है, En, ओके सर। समझे। जी सर। हाइड्रोजन लाइक एटम में nth ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, नहीं ठीक समझे। है सर, जैसे समझे सर। मैं आपको सेम सवाल रिपीट कर सकता हूँ, जैसे रेडियस वाला क्या था हमने, हम एनर्जी पे कर सकते हैं सेम सवाल, ठीक है। जैसे क्वेश्चन, ठीक है, मैं बोलूं कि 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ helium-2+ एटम, सॉरी helium+ एटम, 2+ लगाने की जरूरत नहीं है, helium+ एटम is present in, have energy of -x यूनिट, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी of electron present in A part, fifth orbit of hydrogen atom, निकालिए। B part, fourth orbit of Li2+ atom। C part, third orbit of, चले थर्ड ऑर्बिट तो He+ का हो ही गया, तो अब बेरिलियम ले लेते हैं, बेरिलियम 3+ एटम। चलिए सॉल्व करिए, निकालिए।
ठीक है सेम। तो अब इसमें इसमें क्या इस्तेमाल होगा, फॉर्मूला। आपको जेड और एन की वैल्यू निकालनी है हर केस में, और वो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ई एन इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो फिक्स है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला इज द मेन बेस, ये हिंट है जो मैंने आपको दे दी। चलिए सॉल्व करिए, निकालिए हर केस में। 2 मिनट देता हूं मैं आपको। किसी को और कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। कोई और कुछ कहना चाहता है तो प्लीज बोले, मैं सुन रहा हूँ। और बाकी लोग सवाल सॉल्व करें जिनको कोई डाउट नहीं है, आंसर बताएं। हो गया, बोलिए। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लो ई नॉट के टर्म्स में, ठीक है, क्योंकि ये आपका ई नॉट है, तो ई नॉट की टर्म्स में निकाल लो, क्योंकि बाकी सब तो इसी के टर्म्स में ही आएगा। तो सबसे पहले गिवन एटम के लिए मैं अगेन कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मैं सॉल्यूशन आप लोग आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। तो ये है He प्लस एटम, Z की वैल्यू क्या है 2, N की वैल्यू क्या है 3। तो फर्स्ट जो गिवन वैल्यू है x के हिसाब से, उसके लिए आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस ई नॉट, ठीक है, जेड स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर
n स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू माइनस ई नॉट 4/9। दैट मीन्स x की वैल्यू निकल के आएगी -4 ई नॉट बाई 9। इसको आप लोग बेस बना लीजिए, इसी से आप निकाल सकते हैं ई नॉट की वैल्यू। ई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? -9x/4। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, अब बस अब बाकी सबके ऊपर इसका इस्तेमाल कर लीजिए बहुत ही आसानी से। जैसे फर्स्ट केस है तो n की वैल्यू कितनी है? 5, और h की z की वैल्यू कितनी है? 1। सो 5 और 1 के हिसाब से ई नॉट की वैल्यू निकाल लीजिए। फर्स्ट पार्ट तो वो आपको मिलेगा e, मतलब z n की वैल्यू है 5 और z की वैल्यू है 1। सो अगेन e5 इज इक्वल टू माइनस ई नॉट z स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, सॉरी z स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर। सो दैट इज माइनस ई नॉट बाई 25, और ई नॉट की वैल्यू क्या निकली थी? -9x/4 यूज कर लीजिए। सो दैट इज -1/25 and 9x/4। So that will come out to be, sorry, minus के साथ minus, so that will come out to be 9x/100। so that will be your answer in first case। Similarly B और C पार्ट आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, आज मैं मतलब आज मैं आपको एक नया डीपीपी में भेज दूंगा। ठीक है, तो आज शाम तक या रात तक आपको मिल जाएगा, तो उसको आप सॉल्व करिएगा। बाकी ये जो 2 सवाल हैं इनको आप ट्राई करके अगली क्लास में मेरे को आंसर बताइए। ठीक है, सर कोई पेज 13 को एक बार ओपन करो सर। ये लीजिए। सर आपका स्क्रीन एक बार शेयर कर देना ग्रुप में। हाँ, वो तो मैंने पिछली बार भी किया था, इस बार भी करूंगा। ठीक हाँ है, जी सर। तो हाँ पूरा का पूरा नोट्स जो है वो पीडीएफ की फॉर्म में आपको मैं भेज दूंगा, हाँ तो कोई ठीक। दिक्कत। ठीक है, इवन अभी भेज रहा हूँ, अभी आप ले लीजिए। हो गया सर, हो गया। देखिए रिसीव हुआ आपको ग्रुप में? हो गया? यस सर। तो ये आपके नोट्स भी आपको भेज दिए मैंने, ऑल सेट। तो आप लोग क्या कहते हैं, ये 2 सवाल और सॉल्व कर लीजिए और डीपीपी का इंतजार करिए। मैं आपको आज तक मिल जाना चाहिए, मैं आज तक मैं भेज दूंगा आपको। चलिए देन, ऑल द बेस्ट। ठीक है, पढ़ाई करो, और थैंक यू सर। कोई भी ठीक है। दिक्कत हो तो बिल्कुल बताओ। Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर।